अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ अडानी बिकेम द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर इन द कंट्री। से स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और गौतम अडानी इज अनस्टॉपेबल। जो बिजनेसमैन 2019 तक एक छोटे से शहर मुंद्रा में एक मामूली सा एयर स्ट्रिप ओन करता था, आज वो इंडिया के इतने सारे एयरपोर्ट्स को ओन करता है। सिर्फ 3 सालों के अंदर अडानी इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर्स बन गए हैं। इनफैक्ट रिसेंटली हुए इंडिया के इन 6 इंपॉर्टेंट सिटीज के एयरपोर्ट्स की बिडिंग अडानी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 एयरपोर्ट्स को क्लीन स्वीप से जीत लिया। बट होल्ड ऑन, कुछ ऐसा ही कोल सेक्टर में भी हुआ था जिसमें अडानी रातों रात जीरो से हीरो बन गए थे। उन्होंने पूरे इंडियन गवर्नमेंट का कोल इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठे में अपने नाम कर लिया। बट थोड़ा सा छानबीन होने पर यह पता चलता है कि उनके मेथड्स एक्चुअली में क्वाइट फिशी थे। सो हुआ कुछ ये था ना, 2010 में भारत सरकार ने 6 लाख मिलियन टन इंपोर्टेड कोल के लिए बिडर्स को इनवाइट किया। बट कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अडानी तक ऑलरेडी ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचा दी कि दूसरी कंपनीज क्या अमाउंट बिड करने वाली है। सो ऑब्वियसली क्योंकि अडानी के पास ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी, इसीलिए वो सक्सेसफुली उनसे ज्यादा मार्जिन कोट कर पाया। और ऐसे करके इतना हैवी अमाउंट ऑफ इंपोर्टेड कोल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस कंपनीज को नहीं बल्कि अडानी के नाम हो गया। और इसीलिए अडानी के रीसेंट एयरपोर्ट्स के क्लीन स्वीप पर केरला सीएम पिनराई विजयन ने डायरेक्टली ये कह दिया, अडानी को एयरपोर्ट सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर हाँ वो मोदी जी के काफी अच्छे मित्र हैं। और ये पूरा टेक ओवर प्रोसेस काफी मिस्टीरियस था। इसकी कहानी भी कुछ ऐसे ही है। 2019 में भारत सरकार ने इन 6 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का डिसीजन लिया। फिर दुनिया भर के कंपनीज को बिड करने के लिए इन्वाइट किया, इन्हें ऑपरेट और डेवलप करने के लिए। एंड नाउ गेस व्हाट, द रिजल्ट्स वर 6 के 6 एयरपोर्ट्स को क्लीन स्वीप कर दिया अडानी ने, और वो भी एक बड़े मार्जिन के साथ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें से 3 एयरपोर्ट्स बेंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद का टोटल वर्थ 1300 करोड़ का था, लेकिन अडानी ने खरीद लिया सिर्फ 500 करोड़। और अडानी के विश लिस्ट में एक और नाम था मुंबई ग्रैंड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये एयरपोर्ट सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। यहाँ पर 24 आवर्स में 1000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स का आना जाना होता है। और तो और मुंबई एयरपोर्ट्स का नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू यानी फूड स्टोर्स, रिटेल शॉप्स एक्सेट्रा से जो कमाई होती है वो इंडिया के बड़े से बड़े मॉल्स के रेवेन्यू से भी दुगनी है। अडानी को यह अच्छी तरीके से पता था कि अगर ये एयरपोर्ट उनके हाथ आ गया तो एयरपोर्ट टाइकून बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं था। सीन कुछ ऐसा था ना, मुंबई एयरपोर्ट के स्टेक होल्डर्स भी थे ये बड़े बड़े पार्टीज। अब इसमें आधे से भी ज्यादा शेयर्स थे जीवीके ग्रुप के, जो कि अडानी को एयरपोर्ट बेचने से बिल्कुल अगेंस्ट थे। बट अडानी के पास जीवीके को चेकमेट करने का प्लान ऑलरेडी तैयार था। सो ध्यान से सुनना, एक दिन जून 2020 को अचानक से बहुत ही सस्पिशियसली सीबीआई को बिना नाम बिना पते का एक एनोनिमस लेटर मिला। एक ऐसा लेटर जिसमें किसी ने जीवीके ग्रुप के सबसे सीक्रेट स्कैम, पूरे 705 करोड़ के स्कैम को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। एंड यस, इस पूरे स्कैम का पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था इस लेटर में। जैसे फॉर एग्जांपल ये खुलासा, जीवीके ने सरकार से एयरपोर्ट रिलेटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पर 310 करोड़ लिए, लेकिन आज तक कोई काम हुआ ही नहीं क्योंकि ये सारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स फेक थे। दूसरा खुलासा, मुंबई एयरपोर्ट रिजर्व्स में से 395 करोड़ चुरा कर जीवीके के ओनर्स ने अपने अपने कंपनीज में उसे लगा दिया। और तो और इन्हीं खर्चों को अपने पर्सनल और अपने फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए भी यूज किया। तीसरा खुलासा और सबसे आयरॉनिक चीज, मुंबई एयरपोर्ट की अकाउंट बुक मुंबई में नहीं बल्कि हैदराबाद में जीवीसी के हेडक्वार्टर्स में रखी हुई थी। फिर क्या था, सीबीआई ने सीधा जीवीसी के ओनर कृष्ण रेड्डी और उनके बेटे संजय रेड्डी पर एफआईआर फाइल किया और हैदराबाद में उनके ऑफिस पर रेड मारी गई। लेकिन आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि लेटर आखिर भेजा किसने था। हाउएवर, समझदार को इशारा ही काफी है। और ऐसे एनोनिमस टिप्स इन करप्शन स्कैम्स के कोई पहली बार तो नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, हर्षद मेहता, विजय माल्या स्कैम, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज स्कैंडल, ये काफी शॉकिंग और मेजर स्कैम्स थे। पर इन केसेस ने मुझे इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर इन सारे लोगों ने एग्जीक्यूशन कैसे किया होगा, इनका माइंडसेट कैसा होगा और इनको फायदा कैसे हुआ होगा। अब ऐसे बड़े स्कैम्स के एग्जीक्यूशन के बारे में एक ऑडियो बुक पानामा पेपर्स
में बहुत अच्छे से बताया है। पानामा पेपर्स को आप कुकू एफएम ऐप पर सुन सकते हो, जो है इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। कुकू एफएम ऐप पर आपको 10,000 से भी ज्यादा स्टोरीज और ऑडियो बुक्स मिलेंगे, अलग अलग कैटेगरीज में से बिजनेस, हिस्ट्री, फाइनेंस, करियर, लीडरशिप, मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आपका ज्ञान बढ़ाने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और मजे की बात तो ये भी है कि यहाँ पर 7 रीजनल लैंग्वेजेस में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल एटसेट्रा। कुकू एफएम ऐप पर आप सीखी हुई चीजों को नोट कर सकते हो और यहाँ तक कि स्लीप टाइमर भी सेट कर सकते हो। और सबसे वंडरफुल चीज, कुकू एफएम और गेट्स इट फ्लाई हम दोनों चाहते हैं कि इस न्यू ईयर आप ज्ञान को प्रायोरिटी दो, और इसीलिए आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर 60% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन फॉर फर्स्ट मंथ ओनली। अगर आप कूपन कोड NY60 यूज करोगे तो आपको मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 39 रुपीज में मिलेगा। सो हरी अप नाउ, ये ऑफर सिर्फ 1 जनवरी तक की वैलिड है। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे कैसे सीबीआई को एक लेटर में GVK के स्कैम्स के बारे में पता चला। एक तरफ ये चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मौका देख के अडानी ने मुंबई एयरपोर्ट्स के माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स बिडवेस्ट और एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ साउथ अफ्रीका से 1500 करोड़ में शेयर्स खरीद लिए। अब GVC हर तरफ से पैरालाइज हो चुकी थी, एंड टू मेक मैटर्स वर्स, ये कंपनी तो ऑलरेडी सीवियर डेट में थी। उसका टोटल डेट कुछ 12,000 करोड़ से भी ज्यादा था। एंड जस्ट एट द राइट टाइम अडानी ने GVC के सामने रख दिया एक सॉलिड ऑफर। मुंबई एयरपोर्ट के सारे स्टेक्स हमें बेच दो, उसके बदले में हम तुम्हारे सारे कर्जे चुका देंगे। एंड दैट्स इट, GVC was bought out by अडानी। और इसके बाद जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कभी ऐसा दिखता था, वो हो गया ऐसा। मुंबई एयरपोर्ट के 74% स्टेक्स ओन करने के साथ ही अडानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया। एंड मुंबई के साथ बोनस में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी अडानी को मिल गया। लेकिन फ्रेंड्स, ऑब्वियसली अगर आप ये सोच रहे हो कि इस जर्नी टू द टॉप के पीछे का रीजन सिर्फ अडानी के स्मार्ट बिजनेस मूव्स है, तो आप शायद एक इंटरेस्टिंग डिटेल मिस कर रहे हो। वेल, इसी दौरान एयरपोर्ट ऑपरेशन राइट्स जीतने के लिए सरकार ने रूल्स में भी कुछ बदलाव लाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, एयरपोर्ट ऑपरेशन में अगर कंपनी का कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो भी चलेगा। नंबर 2, एक कंपनी 2 से ज्यादा एयरपोर्ट्स एक्वायर कर सकती है। नंबर 3, लीज अब 30 साल से बढ़कर 50 साल का हो गया। नंबर 4, सरकार के साथ प्रॉफिट शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एवरी ईयर एक फिक्स्ड बेसिक फीस पे करना होगा। वेल, इन बदले हुए रूल से अडानी को काफी बेनिफिट हुआ, और इसीलिए दिस इज प्रीटी मच ऑब्वियस कि अडानी के सक्सेस के पीछे सरकार का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। इस तस्वीर को ही देख लो, इसमें मोदी जी अडानी एयरप्लेन्स में चढ़ते हुए दिख रहे हैं, और खुद है गौतम अडानी जी। वेल, ये कोई स्ट्रे इंसिडेंट नहीं है। इनफैक्ट 2015 में अडानी ने ये खुद कन्फेस किया था कि मोदी जी के 18 में से 4 फॉरेन ट्रिप्स में तो उन्होंने उन्हें अकंपनी किया था। अब इसे कोइंसिडेंस कहो या कुछ और, लेकिन जब से मोदी जी गुजरात के CM बने हैं, अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक प्राइस 70 टाइम्स बढ़ गया है, और आज के तारीख में भी वो स्टेडीली बढ़ते जा रहा है। लेकिन रिसेंटली 2021 में अडानी पोर्ट्स पर इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग स्कैंडल बस्ट हुआ था। इंडिया के पोर्ट में 3000 किलोग्राम से भी ज्यादा हेरोइन वर्थ 21,000 करोड़ को सीज किया गया, और ये सी पोर्ट था नन अदर देन अडानीज मुंद्रा पोर्ट। इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पाया गया कि यह अफगानिस्तान से आती हुई एक शिप में आया था। एंड पे अटेंशन टू दिस, ये शिप के आने से पहले ही इंडिया के नेशनल कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम ने ऑलरेडी वेल इन एडवांस पोर्ट अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया था, फिर भी इस शिप को अलाउ किया गया। अब ये काफी बड़ा स्कैंडल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी अडानी से कोई पूछताछ नहीं की गई। सो यहाँ पर थोड़े मिसयूज ऑफ पावर वाले एपिसोड्स भी देखने मिल रहे हैं, व्हिच इज समवॉट कंसर्निंग, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये है मैंगलोर एयरपोर्ट। अडानी के टेक ओवर के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगो को हटाकर अपना लगा दिया, व्हिच बाय द वे इज कंप्लीटली इलीगल। यहाँ तक कि गूगल मैप पर भी इसका नाम चेंज हो गया टू मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय अडानी एयरपोर्ट्स। बट फिर इसके बाद एक सोशल एक्टिविस्ट के लीगल नोटिस फाइल करने पर इन बैनर्स को इमीडिएटली निकाल दिया गया। पर जो भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक, अडानी आज दुनिया के तीसरे सबसे रिचेस्ट आदमी है, एंड इज ग्रोइंग सो फास्ट ही माइट वेरी वेल टेक ओवर इलॉन मस्क एज वेल टू बिकम द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। नो वंडर इंडिया में धीरे धीरे करके अडानी ने कोल, सीमेंट, एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इन सभी सेक्टर को डोमिनेट कर लिया है। और अभी तो एनडीटीवी के टेक ओवर के बाद ये मीडिया इंडस्ट्री में भी एक की प्लेयर बन रहे हैं। सिर्फ इंडिया पर ही नहीं, बल्कि अब अडानी का दबदबा पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। इजराइल का हिस्टोरिक हाइफा पोर्ट अब अडानी ने खरीद लिया है, और अब वो ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का लार्जेस्ट थर्मल कोल माइन सेट करने वाले हैं। और तो और अब वो कोसोवो, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया में 19,000 करोड़ वर्थ पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं।
मोरक्को में तो वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे वो बन जाएंगे यूरोप के वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन सप्लायर। और अब एविएशन से भी अडानी को बहुत प्रॉफिट होने वाला है। एयरपोर्ट्स की मेजॉरिटी अर्निंग वहां के स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, लाउंजेस और शॉप से ही आती है। और इंडिया का एयरपोर्ट रिटेल तो 5 गुना बढ़ने वाला है। और इंडियन गवर्नमेंट तो वैसे भी एविएशन मार्केट को दुनिया का 3rd लार्जेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है। इस बिजनेस में आए हार्डली कुछ साल हुए हैं और इतने में ही ये एयरपोर्ट बिजनेस अडानी ग्रुप के लिए 2nd लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर बन चुका है। सो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारी मुसीबतों के पहाड़ टूटने के बाद अडानी के लिए ये टेक ओवर काफी इजी हो गया। सो काइंड ऑफ वो यहाँ पर लकी साबित हुए, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि उन पर किसी पावर्स का हाथ है जिस वजह से वो अक्सर लकी साबित होते रहेंगे। अब टू बी ऑनेस्ट, अच्छे रिलेशंस के बेसिस पर बिजनेस डील्स मिलना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलना, ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई गलत बात भी नहीं है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि अडानी जी इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं कि वो इंडिया के डेवलपमेंट में ह्यूजली कंट्रीब्यूट करें। बट इस स्टोरी को अब तक हमने सिर्फ पॉजिटिव एंगल से देखा है। अब जरा इसका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं ताकि आपको एक कंप्लीट मुद्दा बेहतर तरीके से समझ में आए। सो कहानी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है, वो ये है कि अडानी का ये सारा का सारा बिजनेस पूरी तरीके से डेट से ही चल रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कई सारे इंडस्ट्रीज में जहां पर वो मास्टर बन चुके हैं, मतलब बहुत बड़ा मार्केट शेयर ले चुके हैं, लेकिन उन इंडस्ट्रीज का उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस ही नहीं है। सो ये 2 पॉइंट्स जेन्युइनली कंसर्निंग है और वक्त ही बताएगा कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। लेकिन हम अपनी एनालिसिस थोड़ी सी करते हैं। सो फाइनेंस रिसर्च फोरम क्रेडिट साइट्स ने अडानी पर डेट को कैलकुलेट किया है एंड इट टर्न्ड आउट टू बी 2 लाख करोड़। लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस डेट्स पर चलते हैं, तो जैसे मैंने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो टेनासिटी है यानी सिवियरिटी है डेट का, वो काफी हाई है और इसीलिए अडानी ग्रुप को ओवर लेवरेज भी कहा गया है। नाउ इसमें से काफी सारे लोन्स अडानी ने इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे पीएसबी से ही उठाए हैं और इसीलिए इसका मतलब ये होगा अगर अडानी गलती से भी फेल हो गए तो पूरी इंडियन इकोनॉमी को हिलाकर रख सकते हैं। नाउ वंस अगेन फ्रेंड्स, इसे हमें 2 पर्सपेक्टिव से देखना होगा। एक कि बंदा कितना रिस्क ले रहा है, बिकॉज आप इमेजिन करो अडानी पर भी ह्यूज रिस्क है। इट्स लाइक उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है ये इंडिया में इतने बड़े स्टेप को लाने के लिए। बिकॉज आप मेंटली सोचो ये बंदा कितना स्ट्रेस में रहा होगा। ही इज अ वेरी रिच पर्सन, राइट? उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ही कैन स्टिल अर्न ग्रेट मनी एंड ही कैन लिव हिज लाइफ, बट ही चोज टू कॉन्ट्रीब्यूट दिस वे कि मैं इतने बड़े लेवल पर ऑपरेशंस को स्केल अप करूंगा और मे बी इन सेक्टर्स को ग्रो करने में हेल्प करूंगा जो कि गवर्नमेंट के गोल्स के साथ भी अलाइन करेगा। सो काइंड ऑफ इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो यस, ही इज लाइक अ फाइनेंशियल सोल्जर for our country, someone who is contributing to the economic development of India। क्या ऐसा नहीं हो रहा कि अपने गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स को ओवर लेवरेज करके अपने थाली में बहुत ज्यादा खाना भर दिया जा रहा है जितना खाया ही ना जा सके? Well, this is also something we need to look at। और ये हम जैसे कॉमन सिटीजन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इफ अडानी क्रैशेस देन इंडियन इकोनॉमी विल फेस अ ह्यूज जोल्ट। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और एक बात है, जितना खतरा हमें इंडियन कंपनीज से है उतना ही खतरा हमें फॉरेन कंपनीज से भी है जो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी के लिए एक थ्रेट पोज करते हैं। And it includes big names like Google। Google के illegal tactics of growth पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है और इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर हजारों करोड़ का फाइन क्यों लगाया, इस पूरे स्टोरी को मैंने डिटेल में कवर किया। आप यहां पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना और 60% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन फॉर फर्स्ट मंथ ओनली। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। जी जनाब। अच्छा, जब भी 1-2 मरतबा पहले मैंने वीडियो की थी अडानी जी पर, तो अक्सर कमेंट आए थे कि इनके मोदी जी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इनका मोदी जी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, जिसकी वजह से इन्हें बड़ा सपोर्ट किया गया, ये किया गया, वो किया गया। अच्छा, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि सबसे पहले तो कहीं पर भी किसी भी मामले में अगर कोई शख्स इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑन करता होगा, इतने बड़े बड़े इदारों को चलाता होगा, इतना बड़ा रिस्क लेता होगा, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसका गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक़ ज़रूर होगा। क्योंकि देखिए, अगर एक शख्स, एक कंपनी, एक इदारा इस मुल्क का बड़ा होता है, लोगों को रोज़गार देता है, लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, मुल्क की इकोनॉमी में इजाफा होता है, तो कहीं ना कहीं वो मुल्क का ही फ़ायदा होता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है शायद सपोर्ट करती भी हो कि यार एक देखो, एक इसको इस तरह ले सकते हैं कि हम
एक छोटा सा इदारा हो, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हों, बहुत सारे लोग हों, वहाँ पे जॉब करते हों, लेकिन एक बंदा ऐसा है जो हर चीज़ में हाथ डाल देता है। एक बंदा ऐसा है जो बड़ा चीता किस्म का है, यानी वो डरता नहीं है। तो कंपनी का ओनर क्या कहता है, कंपनी का ओनर उसको बड़ा अपने करीब रखता है, यार ये बंदा जो है ना काम कर, मेरी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद का है, मेरी कंपनी को मतलब कहीं पर भी कोई भी मुसीबत आए तो ये बंदा एक रिस्क टेकिंग वाला बंदा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पर्पज़ से कहीं ना कहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट ने हाथ रखा हो, हाथ मिलाया हो, सपोर्ट किया हो। अच्छा, एयरपोर्ट्स के हवाले से इतना बड़ा मतलब, वैसे तो हमने सुना था कि कंस्ट्रक्शन का इनका काम है, पोर्ट्स का इनका काम है, कोल का सुना था, और मीडिया के हवाले से भी बड़े बड़े चैनल्स जो हैं, कोई चैनल ख़रीदने की भी इनकी बात हो रही है, लेकिन आज ये पता चला कि एयरपोर्ट्स के भी हवाले से इनका एक बहुत बड़ा नाम है। और एयरपोर्ट के हवाले से हमें ये भी पता चला था कि एयर इंडिया जो थी वो बाकायदा बिल्कुल खसारे में थी, वो टाटा ने ले ली थी। तो इसका मतलब है कि हर जगह के जो एयरपोर्ट हैं दूसरे दूसरे शहरों के, ये तो एक कंपनी हो गई थी, लेकिन एयरपोर्ट की मैनेजमेंट को, एयरपोर्ट को चलाने का पूरा एक कंपनियाँ होती हैं। एयरपोर्ट किसी भी कंपनी का हो, लेकिन उसको चलाने वाली भी कंपनियाँ होती हैं, तो वो इनकी है या उसको वो ये ऑन कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए एक नई बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, इतने बड़े स्टैंड लेते हैं। एक शख्स के पास थोड़े बहुत पैसे हों, बहुत अच्छे पैसे हों, एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है, कुछ भी कर सकता है, मज़ीद सर का दर्द क्यों पाले। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वाकई कुछ लोग अपने आप में बहुत मतलब है कि रिस्क टेकिंग होते हैं और इसी वजह से वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा एक सौभाग्य की बात है कि इंडिया के पास ये सौभाग्य भी है कि दुनिया के दूसरे अमीर तरीन या तीसरे अमीर तरीन इंसान हैं जो इंडिया से हैं, जो इंडियन हैं। तो ये भी मैं कहूँगी एक तरीके से फ़ख्र की बात है, प्राउड की बात है। और अच्छा, हम टाटा को ले लें, अडानी को ले लें, हम अक्सर इन लोगों की बातें सुनते रहते हैं। मैंने टाटा के बारे में भी सुना था, आई थिंक मूवी में भी हमने देखा था कि मोदी जी के बहुत अच्छे टर्म्स हैं टाटा से, और बाकायदा किसी प्रोजेक्ट के लिए, टाटा नैनो के लिए आई थिंक मूवी में क्लिप में दिखाया गया था कि बाकायदा उन्होंने जगह दी और उन्होंने बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जो काम के लोग हैं, जो मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, जो मुल्क को कुछ देना चाहते हैं, जिनका योगदान है मुल्क के लिए, तो उनको वैसे भी अपना करीबी समझते हैं, क्योंकि देखिए उनका लक्ष्य ये है कि मुल्क को आगे लेके जाना है। अब जिन लोगों के थ्रू लेके जाना है, जिन लोगों ने देना है, जिन लोगों ने सेक्रीफाइस देना है, जिन लोगों ने करके दिखाना है, अगर वो कोशा हैं तो फिर वो क्यों नहीं मदद करेंगे उनकी। वो जिस हद तक कर सकेंगे या जो उनसे बन पड़ेगा वो कर देंगे। इसको अगर आप ये कहें कि वो उनका एक हाथ है या उनकी छत्तर छाया है, तो मैं कहूँगी ये गलत नहीं है। जैसे कि इन्होंने भी कह दिया वीडियो में कि बिज़नेस, अच्छे टर्म्स से बिज़नेस का बढ़ना या डील्स का मिलना ये कोई नई बात नहीं है और ना ये कोई बुरी बात है, तो अच्छी बात है। तो टाटा से भी उनके टर्म्स अच्छे रहे हैं, इनसे भी। अच्छा, 18 में से 4 ट्रिप्स तो इनके साथ ही किए उन्होंने, मोदी जी ने। तो आप ये देख सकते हैं कि थोड़ी सी एक इस चीज़ से आइडिया भी होता है और हमें पता भी चलता है कि क्लोजनेस है, अच्छा फ्रेंडली एक इन्वायरमेंट रहा होगा या फ्रेंडली है मोदी जी इनके साथ, काफ़ी समझते हैं, वो मोदी जी को काफ़ी समझते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है अडानी के हवाले से जो मैंने एक वीडियो में सुना था कि ये पहले बहुत आम से इंसान थे, छोटे से बिजनेसमैन थे, इनके जो दिन बदले ना वो कोविड में बदल गए। ऑयल और युद्ध में भी इन्होंने ऑयल वगैरह का जो एक वो लिया था, स्टेप लिया था कि हम ऑयल प्रोवाइड करेंगे, सनफ्लावर ऑयल था आई थिंक। तो इन सब चीज़ों से बताया जा रहा था कि दिन ब दिन इनकी वर्थ बढ़ रही है, दिन ब दिन ये अमीर हो रहे हैं। अभी तो इलॉन मस्क को भी ये छाड़ने वाले हैं और उनकी जगह पे आने वाले हैं। लेकिन एयरपोर्ट के हवाले से या एयरवेज़ के हवाले से मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि ये ऑन करते हैं। 6 एयरपोर्ट्स को ऑन करना, मैं कहूँगी एक भी हो किसी का तो बड़ी बात होती है, 6, और उसके बावजूद मज़ीद योगदान देना, मज़ीद मुल्क की तरक्की के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए डिफरेंट एरियाज़ या डिफरेंट फील्ड्स जहाँ पे ज़रूरत है काम करने की, वहाँ पे हाथ डालना, वहाँ पे अपना योगदान देना, अपनी मदद देना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करवाना उन इदारों को, उन चीज़ों को, उन लोगों को। तो मैं कहूँगी ये बहुत बड़ी बात है। ये मुझे ऐसा लगता है कि हम अक्सर कहते हैं कि इंडिया ने इस वजह से तरक्की करी, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, इंडिया के पॉलिटिशियंस अच्छे लॉयल थे। तो मैं तो कहती हूँ कि हम बहुत गलत करते हैं कि हम ऐसे लोगों को क्रेडिट नहीं देते। इंडिया के जो बिजनेस मैन है या बिजनेस आइकॉन्स है, मैं कहूँगी उन्होंने भी अपने लेवल पर बहुत मदद करी है इंडिया की। जैसे कि हम टाटा के हवाले से सुनते हैं कितना डोनेशन देते हैं, कितना हेल्थ के हवाले से काम करते हैं, स्टडीज़ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बड़े कोशिश रहते हैं, हॉस्पिटल्स बनवाए, पता नहीं क्या क्या। तो मतलब मैं ये देखती हूँ कि वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो कमा रहे हैं वो भी अपने मुल्क में लगा रहे हैं, वो भी अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोशिश हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से काम आ सकते हैं, हम किस तरीके से इंडिया को आगे ले जा सकते हैं, इंडिया की छवि अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो अडानी भी उनमें शामिल हैं।
कि जो हमेशा कोशिश रहते हैं कि इंडिया को किस तरीके से फ़ायदा होगा, हम अपने सेक्टर्स को कैसे अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, 2 एस्पेक्ट की बात करी उन्हें और इन्होंने कहा हमें सोचना चाहिए कि ये थोड़ा सा नेगेटिव भी रहेगा। एक डेट्स के ऊपर जो 2 लाख करोड़ का डेट है इनके ऊपर, तो ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है। दूसरा इन्होंने ये बोला कि जिन बिजनेसेस को ये बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा रहे हैं उसमें ही इनको एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज़्यादा खास, जिनके ये मास्टर बन चुके हैं, जिसमें इनकी बहुत ज़्यादा एक अपनी धाक दिखा चुके हैं, लेकिन उसके अंदर ही इनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुझे दोनों पर्सपेक्टिव जब मैं देखती हूँ तो मुझे डैट्स वाला तो फिर भी इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं होता कि मैं उससे थोड़ा सा डर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा बिजनेस ऐसे होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, तजुर्बे वाली बात पे मैं थोड़ा सा डर रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि जो टीम्स अभी काम कर रही हैं, जो इन चीज़ों को लेकर चल रही हैं और उनके ज़ेरे असर शायद बिजनेस इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं रखते उन चीज़ों के बारे में। और खुदा न खास्ता अगर वो हट गई हैं, उनकी जगह दूसरे ऐसे लोग आ गए जो नाकिस रहे या जो इतने अच्छे ना रहे, तो फिर खदशा है कि ये चीज़ें बर्बाद भी हो सकती है, फिर खदशा है कि हम पीछे भी जा सकते हैं। तो इस पर गौर करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इनको चाहिए कि एक्सपीरियंस लें, कहीं ना कहीं इनको चाहिए कि ये चीज़ों को समझें, उनकी फिजिक्स को समझें, उनकी चीज़ों को समझें कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसको मज़ीद कैसे आगे ले जाया। लेकिन कोई भी कंपनियां होती हैं, एक शख्स होता है 50 कंपनियां ऑन करता है, लेकिन 50 कंपनियों में खुद काम नहीं करता, वो एक्सपीरियंस वाले लोग हायर करता है। जिस तरह से हमने टाटा की एक वीडियो देखी थी, टाटा को बड़ा एक्सपीरियंस है कि टाटा ने ऐसे ऐसे बंदे ढूंढते थे कि बाकायदा वो जो इस चीज़ को कर सकें। जैसे TCS के हवाले से बाकायदा किसी भी टेक्निकल बंदे को उठाया, फिर TCS का वो बनाया। तो चलाने वाले बंदे चलाने वाले होते हैं, लेकिन ये कि एक ऑनर जो होता है वो जजमेंट करने वाला हो कि यार मेरी कंपनी को ये चला पाएगा नहीं, या मेरी कंपनी को ये मतलब है कि इसमें इतनी एबिलिटी है या नहीं है। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही। मेरा मुद्दा ये था कि मेरा कहने का मकसद ये था, जैसे टाटा का एक डिसीजन मुझे आज याद आता है कि उन्होंने ये कहा था कि जब उनके एम्प्लॉयर ने कहा, बोला कि हमने इनसे कमिटमेंट करी थी लेकिन हम खसारे में, तो अभी इनको निकाल बाहर करो, हम इनको नहीं देंगे कुछ भी। तो उन्होंने उसी वक्त बोला कि नहीं, जो हमने कमिटमेंट की थी हमें वो पूरी करनी चाहिए, हम खसारे में चाहे कुछ। तो मैं ये कहूँगी सही गलत की तमीज़, और आपको पता हो कि आपको किस वक्त क्या डिसीजन लेना है। जैसे कि अब आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे मेरे घर में एक मासी आती है काम करने वाले, अब मुझे खुद ही नहीं पता सफाई कैसे करनी है, तो मैं उसको क्या गाइड करूँगी? तो मैं अपने नीचे के एम्प्लॉयज़ को क्या गाइड करूँगी अगर मुझे खुद ही इल्म ना हो? और अगर ये बात इतनी ज़्यादा काबिल गौर नहीं होती है, काबिल फ़िक्र नहीं होती, तो वो खुद भी जिक्र नहीं करते। उन्होंने खुद जिक्र किया कि इसके ऊपर लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, वर्किंग करनी चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि हर शख्स हर चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो चलाने वाले लोग होते हैं, लेकिन आपको जज करना आता हो, आपको उन बंदों को हायर करते हुए देखना चाहिए कि यार वो बंदे का पिछला एक्सपीरियंस क्या है जो मेरी इस कंपनी को चलाएगा। आपको एक होता है कैप्टन। अब कैप्टन विकेट कीपर नहीं होता, तो क्या अब उसकी कैप्टनशिप में बंदा विकेट कीपर सही काम नहीं करेगा? लेकिन उसको विकेट कीपर को मोटिवेट करना है, उससे विकेट कीपर को समझाना है, उसे काम का पता होना ज़रूरी है। ठीक है ना? नहीं कि काम वो करें, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तजुर्बा होना ज़रूरी है। लेकिन अभी ये भी बात कह सकते हैं, ये बात भी गलत नहीं होगी कि जहाँ वो यहाँ तक लाए हैं बिजनेस को, जब वो इतने बड़े टाइकॉन बने हैं, तो यकीनन कुछ ना कुछ जजमेंट होगा, कुछ ना कुछ अकल समझ बूझ होगी उनको। ऐसा तो नहीं कह सकते बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।